ये सारी चीजें नहीं है। उसके बाद वी हैव सीन दैट कि RBAC नाम का एक एक्सेस कंट्रोल होता है जो कहता है कि भाई अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे डेटा की सिक्योरिटी बनी रहे तो पर्सन के बजाय उसके पोजीशन को अथॉरिटी देनी है, और जैसे जैसे रोल बदलेगा वैसे वैसे अथॉरिटीज भी बदलती चली जाएंगी। उसके बाद बारी आई टाइप ऑफ एक्सेस की, आइदर और ऑल ऑफ द अबव, दैट विल सी अकॉर्डिंग टू द यूजर, व्यू, क्रिएट, ऑल्टर और प्रिंट। उसके बाद आई बारी ऑडिटिंग की। ऑडिटिंग में दो बातें, डेटा, ऑडिटिंग ऑफ प्रोसेस। डेटा के अंदर दो बातें, फिजिकल सेफ्टी ऑफ डेटा, एक्सेस कंट्रोल्स, ऑडिट ऑफ प्रोसेसेस, फंक्शनल ऑडिट एंड इनपुट वैलिडेशन। इनपुट वैलिडेशन का मतलब मैंने आपको समझा दिया दैट द इनपुट इज एज पर द प्रिस्क्राइब्ड मोड एंड फॉर्मेट। और एक्सेस कंट्रोल में हमें यह देखना है कि कहीं कोई अनऑथराइज्ड बंदा तो डेटा को एक्सेस नहीं कर रहा। उसके बाद वी हेडेड टूवर्ड्स बिजनेस प्रोसेस मॉड्यूल्स। तीन बातें, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस। ट्रेडिंग सेज ओनली परचेज एंड सेल विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। मैन्युफैक्चरिंग has the aspect of trading as well as the conversion of raw material into finished goods. और तीसरा services, that is it requires skills and intelligence without the use of inventories. Business process flow, it shows from where the business starts and where the business ends. उसके बाद accounting का business process flow, source document, journal, ledger, trial balance, adjustment, adjusted trial balance, closing entry and preparation of financial statements. उसके बाद कल ही बात शुरू की थी हमने मॉड्यूल्स की, जिसमें हमने 4 मॉड्यूल्स को देखा उनके स्टेप्स के साथ। तो सबसे पहले आया सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्री सेल्स एक्टिविटीज, सेल्स ऑर्डर और कस्टमर ऑर्डर, इन्वेंट्री सोर्सिंग, डिलीवरी, बिलिंग और पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर, और दैट इज रिसीट फ्रॉम द कस्टमर। उसके बाद P2P, रिक्विजिशन, इवैल्यूएशन ऑफ रिक्विजिशन, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, इवैल्यूएशन ऑफ कोटेशन, ऑर्डर, मटेरियल रिसीट, इशू टू द साइट, बिलिंग एंड पेमेंट। चलिए एक बार और बोल दो, परचेज रिक्विजिशन, इवैल्यूएशन ऑफ रिक्विजिशन, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, इवैल्यूएशन ऑफ कोटेशन, प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर, मटेरियल रिसीट, इशू टू द साइट, बिलिंग एंड पेमेंट। उसके बाद तीसरा आया सप्लाई चेन। इससे आसान तो कोई बात ही नहीं हो सकती। रॉ मटेरियल, सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, कस्टमर, कंज्यूमर, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्शन तो उससे भी आसान है, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश्ड गुड्स एंड ट्रांसफर टू द वेयरहाउस और गोडाउन्स, ठीक है। यहां तक हमारी बात पूरी हो चुकी है। चैप्टर नंबर 2 अभी तक काफी आसान है, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 की पहली क्लास भी काफी आसान थी, जिसमें जो टेक्निकल टर्म्स तो 2 या 3 ही थे, मास्टर डेटा, नॉन मास्टर डेटा और फ्रंट एंड और बैक एंड। बाकी तो हमने सारे कुछ अकाउंटिंग की बातें ही देखी थी, उसमें कुछ नए शब्द नहीं थे। मैंने आपको कल एक हेडिंग लिखवा दी थी जिसके ऊपर हमने बात नहीं की थी, दैट वाज कंट्रोलिंग मॉड्यूल। ABCD चल रहा है? बेटा बस प्लीज आज ये वाला फेज खत्म करके चैप्टर नंबर 4 शुरू करना है, और इसका जो बचा हुआ फेज है वो चैप्टर नंबर 5 के साथ डील करना है। यहां देखेंगे बेटा, नाम क्या है? कंट्रोलिंग। कंट्रोल का मतलब हमें पता है, द प्रोसीजर्स विच आर अडॉप्टेड फॉर द इवैल्यूएशन, कि जिससे कोई गड़बड़ ना हो, और अगर कोई गड़बड़ हो भी जाए तो उसके इम्पैक्ट को कम से
कम किया जा सके, वो क्या कहलाता है, कंट्रोलिंग। तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखना है कि ये भी क्या करेगा, नाम में कंट्रोलिंग है तो करेगा क्या, कंट्रोल। कंट्रोल इंक्लूड्स इवैल्यूएशन, monitoring of all the activities in the organization, and it will divide the transactions into two elements. पहला cost elements and revenue elements. आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कॉस्टिंग अभी तक नहीं देखी है? चलिए, तो फिर मैं एक काम करूंगी, यहां पे मैं कुछ शब्द लिखवा दूंगी और आप कॉस्टिंग की शायद थोड़ी अगर बात होगी तो मैं कर भी दूंगी, लेकिन अगर ज्यादा है तो मुझे देखना पड़ेगा। देखिए, देयर आर, जब भी हम बेटा कॉस्टिंग की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं, लाइक कॉस्ट सेंटर्स, प्रॉफिट सेंटर्स, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ठीक है। उसके बाद बाइफर्केशन ऑफ द मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैल्यूज, दैट इज ABC, यहाँ पे भी होता है कि वैल्यू के हिसाब से। तो ये कहते हैं कि बहुत बड़ी बात नहीं है, ध्यान से सुनना है बात को। इन्होंने कहा कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन के ट्रांजैक्शंस को दो हिस्सों में बांटो, किसमें किसमें, कॉस्ट में या रेवेन्यू में। इसका मतलब बिजनेस में जो भी घट रहा है वो या तो रिलेटेड होगा किससे, कॉस्ट से या रेवेन्यू से। अभी मैं आपको एक शॉर्ट में एक बात समझा देती हूं कि बिजनेस में कुछ कोर हिस्से होते हैं जहां से ही मेरी कॉस्ट एक्चुअल लगती है और वहीं से मेरा मेन बेनिफिट भी जनरेट होता है। वो शब्द अभी आप इसको समझ लीजिए एज कॉस्ट सेंटर। कुछ होते हैं प्रॉफिट सेंटर्स। प्रॉफिट सेंटर्स का मतलब वो कोर एरियाज जो बिजनेस में मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट देते हैं इन कंपैरिजन ऑफ अदर्स, दैट आर प्रॉफिट सेंटर्स। उसके बाद है ABC कॉस्टिंग, दैट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। बेटा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का मतलब है, मान लो हम 2 टीचर्स इस हॉल को यूज करके पढ़ाते हैं, इसका रेंट 10,000 रुपए महीना है। 4 घंटे के लिए मैं इस हॉल को रखती हूं और 6 घंटे के लिए दूसरे वाले टीचर इस हॉल में बच्चों को पढ़ाते हैं। बोलो ठीक है। तो आपको लगता है कि हमें दोनों को रेंट बराबर बराबर देना चाहिए? बोलो कैसे बंटना चाहिए रेंट भी? 4:6। इसका मतलब जब मैं अपने बच्चों की फीस से डिसाइड कर रही होंगी तो मैं रेंट पूरा नहीं लूंगी, मैं इस रेंट का 40% अपने हिस्से में जोड़ूंगी एंड दैट विल बी 4,000। और अब जब मैं अपनी फीस निकालूंगी तो मैं किसको कंसीडर करूंगी? 4,000 को। दैट इज नोन एज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक होता है ABC एनालिसिस। ये कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कई तरीके के मटेरियल होते हैं। इसका मतलब कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो गिनती में तो कम है लेकिन वैल्यू में बहुत ज्यादा है, उनको रखा जाता है कैटेगरी A में। वो गुड्स जो गिनती में तो बहुत ज्यादा हैं लेकिन उनकी वैल्यू कुछ खास नहीं है, वो आते हैं C में, और मीडियम वैल्यू गुड्स आते हैं B में। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं दैट इन कंट्रोलिंग मॉड्यूल दीज फॉलोइंग थिंग्स मस्ट बी कंसीडर्ड, तो आपको ये बात समझ जानी चाहिए कि अगर मुझे अपने बिजनेस को बांटना है कॉस्ट एलिमेंट में और रेवेन्यू एलिमेंट में, तो मुझे देखना है कि मेरा बिजनेस कहाँ पे सबसे ज्यादा पैसा लगवा रहा है और कहाँ से सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है। अभी के लिए एक बार इतना आपके लिए काफी है। उसके बाद अब यहां देखेंगे कौन सा मॉड्यूल? प्रोजेक्ट मॉड्यूल।
इसके लिए आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं है, मैं यहां पे कुछ लिख रही हूं। सबसे पहले किसी भी चीज की क्या प्लानिंग, फिर उस चीज का क्रिएशन, दैट इज क्रिएटिंग द प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट बन जाए तो प्रोजेक्ट की प्लानिंग, इसको अभी एक्सप्लेन कर रही हूं। जब प्लान बन जाए तो उसके हिसाब से रिसोर्सेज, और जब बजट डिसाइड हो जाए तो प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन, और जब इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो प्रोजेक्ट हो जाएगा कंप्लीट। यहाँ पे एक एग्जैक्ट वर्ड लिखते हैं, क्रिएट टेम्पलेट्स। हैव यू एवर हर्ड अबाउट वर्ड टेम्पलेट्स? नहीं तो अभी हम लोग बात करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। क्या डिफरेंस है इस टेम्पलेट में और इस प्लानिंग में? क्योंकि गुड मॉर्निंग, अगर मुझे यहाँ पे ही प्लानिंग लिखनी होती तो मैंने 2 बार क्यों प्लानिंग लिखी? टेम्पलेट्स का मतलब होता है टू चेक द फिजिबिलिटीज, कि आप पहले ये बात को चेक कर लें कि क्या मैं जो बात सोच रहा हूं वो काम मैं कर भी सकता हूं या नहीं। वो शब्द कहलाता है टेम्पलेट्स। जब मुझे आगे आने वाली चीजों की पॉसिबिलिटीज मिल जाएंगी तब मैं कहूंगा कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूं। उसके लिए भी आप एक शब्द समझो, पी पी पी। मैम ये पी 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 क्या है? पहले होता है प्लान, फिर बनता है प्रोग्राम, और जब सेट ऑफ प्रोग्राम्स इकट्ठे मिलके बनते हैं प्रोजेक्ट, दैट इज देयर 3 P, प्लान, प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट। इसका मतलब जब भी मैं इस टेम्पलेट्स की बात करूंगी तो यहां पे आएगी पहले फिजिबिलिटीज, फिर आएंगे वेरियस प्रोग्राम्स जो मिल के बनेंगे एक प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट को कैसे पूरा करना है, उसकी प्लानिंग, कितना पैसा लगेगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन, और अगर वो हो जाए तो वो प्रोजेक्ट कंप्लीट। मैम इसकी कोई सब हेडिंग नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ इतना ही याद रखना है। टेम्पलेट इज चेकिंग ऑफ फिजिबिलिटीज दैट वेदर दिस वर्क कैन बी डन और नॉट। और उसके बाद ये प्लानिंग क्या है, हाउ टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट या हाउ टू एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट। उसके बाद इसके ऊपर ध्यान से सुनना है। आईपीसीसी में भी बहुत बार सवाल आता था, अभी भी बहुत बार सवाल आता है और आया हुआ है, जिसको हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं CRM। बड़े ध्यान से सुनना है बात को। बेटा यहां पे 3 शब्द हैं, कस्टमर रिलेशनशिप या कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट या कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, दोनों एक ही बात है, या कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर तो कल ही हमने देखा, द वन हु बाइज द प्रोडक्ट इज कस्टमर, द वन who operates the business or manages the business is management। लेकिन अब यहां शब्द है रिलेशन। बेटा रिलेशन किसी भी चीज में तब होता है जब वो बाई डायरेक्शनल हो। बाई डायरेक्शनल का मतलब होता है 2 तरफा। इसका मतलब अगर मैं आपकी टीचर हूं तो आप भी मेरे स्टूडेंट्स होने चाहिए, तभी हमारे बीच का रिलेशन डेवलप होगा। इसका मतलब रिलेशनशिप इज अ बाई डायरेक्शनल लिंक और कम्युनिकेशन बिटवीन द कस्टमर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन and management of the organization in order to maintain the good customers। देखो मैंने आपको मार्केटिंग के वक्त भी शायद ये बात बताई है, नहीं बताई तो फिर बताती हूं कि 2 टाइप के कस्टमर्स होते हैं, एक होते हैं कस्टमर्स, एक होते हैं गुड कस्टमर्स।
कस्टमर्स वो होते हैं जिनके साथ मेरा फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन नहीं होता, लेकिन जो गुड कस्टमर्स होते हैं वो मेरे साथ फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन करते हैं और उनसे मुझे काफी ज्यादा फायदा होता है, उन्हें कहते हैं गुड कस्टमर्स। इसका मतलब ये कैसा होना चाहिए? बाई डायरेक्शनल क्या? कम्युनिकेशन एंड इंटरैक्शन बिटवीन कस्टमर एंड द मैनेजमेंट। किस लिए? कि वो क्या कर सके? गुड कस्टमर्स को फाइंड कर सके और अगर जब मिल जाए तो उन्हें रिटेन कर सके। वो कहलाता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। हमारा इंटेंशन क्या है? हमारा इंटेंशन है कि जो हमारे गुड कस्टमर्स हैं उनकी नीड्स पूरी हो और वो हमारे साथ लंबे समय तक एसोसिएट होते रहें। मैंने आपको ये बात रिलेशनशिप मार्केटिंग में समझाई थी कि हम चाहते हैं कि हमारा जो कस्टमर एक बार हमारे पास आ जाए उसे हम रिटेन करके रखें। दैट इज नोन एज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है, देयर आर 3 एलिमेंट्स: कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, द वन हु बाइज द प्रोडक्ट, बाई डायरेक्शनल कॉन्टिन्यूअस कम्युनिकेशन। अच्छा बताओ, कम्युनिकेशन में क्या क्या हो सकता है? मैम, हम उनको ऑफर्स बता सकते हैं, वो हमें अपनी दिक्कत या फीडबैक यहाँ पे हमारी तरफ से भी होगा और उनकी तरफ से भी होगा। वो हमें फीडबैक्स बताएंगे, हमें अपने ग्रेवियंसेस बताएंगे। ग्रेवियंसेस का मतलब शिकायतें, ग्रेवियंस का मतलब शिकायत। वो हमें शिकायतें बताएंगे और हम उन्हें जल्दी से जल्दी ठीक करने की कोशिश करेंगे। दैट इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। हमारे पास एक बात है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सीआरएम। आप बताएं, अगर आपके बिजनेस में कस्टमर का बड़े ढंग से ख्याल रखा जा रहा है तो आपको क्या क्या फायदे होने के चांस हैं आपके हिसाब से? मैम, हमारे सेल्स बढ़ेंगे, सेल बढ़ेगा तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी बढ़ेगा, ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, हमारी मार्केटिंग स्किल्स और बेहतर हो जाएंगी और हमारा कोऑर्डिनेशन भी बाकी टीम से बढ़ जाएगा। बढ़ेगा या नहीं? मैम, कैसे बढ़ेगा? सोचो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के पास या कस्टमर केयर, आप समझते हैं कस्टमर केयर नाम का शब्द आप समझते हैं? ये कस्टमर केयर ही तो सीआरएम का हिस्सा है या नहीं है? ये लोग यहाँ बैठे हैं कस्टमर की दिक्कतें सुनने और सुलझाने के लिए। अगर मान लो आपने कहा कि भाई मेरे फोन में नेटवर्क नहीं आता, बहुत हालत खराब है, इसको ठीक करके दो, तो ये करेगा क्या ठीक? ये कहता है कि रुको, मैं आपकी कंप्लेंट आगे फॉरवर्ड कर देता हूं और जो व्यक्ति इस बात के लिए कैपेबल है वही आपकी परेशानी हल कर पाएगा। मैं केवल क्या कर सकता हूं, आपको उनके साथ कनेक्ट कर सकता हूं। इसका मतलब इस बंदे ने मुझे उस एजेंट के साथ या टेक्नीशियन के साथ क्या किया, कनेक्ट। इसका मतलब हमारी कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट्स भी क्या होती है, इंप्रूव होती है। तो ये आपको रटने की बात नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, व्हाट डू यू मीन बाय सीआरएम एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सीआरएम। तो आपको बताना है सेटिस्फैक्शन कस्टमर का, रेवेन्यू बढ़ रहा है, मार्केटिंग स्किल्स बढ़ रही हैं, कोऑर्डिनेशन बढ़ रहा है और ऑटोमेटिकली ये सब अच्छा होगा तो ग्रोथ तो हो ही जाएगी। कितनी बातें हो गई? 3। कौन कौन सी? प्रोजेक्ट मॉड्यूल, कंट्रोलिंग मॉड्यूल एंड सीआरएम। इतना ये चलिए, अब 2 बातों को ध्यान से सुनेंगे। 2 शब्द होते हैं बेटा, प्लांट लेआउट, जरा ध्यान से सुनना है, ये थोड़ी सी ऊंची बातें हैं। प्लांट लेआउट और प्लांट फैसिलिटीज, 2 बातें, प्लांट लेआउट और प्लांट फैसिलिटीज। ये बातें आपके इंटर लेवल में नहीं है, लेकिन अगर कहीं लिखी मिल जाए तो होती क्या है, सुन लीजिए। मैम, कहाँ लिखी मिलेंगी?
मॉड्यूल में। अगर वहां भी नहीं मिली तो कॉस्टिंग के मॉड्यूल में कहीं ना कहीं लिखी मिल जाएगी। सुनेंगे ध्यान से। प्लांट लेआउट और प्लांट फैसिलिटीज। मान लो आप एक घर देखने जा रहे हैं, आप अपना एक घर देखना चाहते हैं, आप एक घर देखने गए और आपने कहा हाँ मैं ना इस वाली बालकनी में यहां पर एक टेबल लगाऊंगा, इस वाली जगह पे एक वास लगाऊंगा, झूमर मेरा उस वाले हॉल में लगेगा, यहां शायद उतना सुंदर ना लगे, बेडरूम में मैं बहुत ज्यादा सामान नहीं भरूंगा, सिर्फ एक बेड होगा और पूरा जगह खाली होगी। ये क्या है कि आप ये बात को डिसाइड कर रहे हैं कि जो लोकेशन आप यूज करने वाले हैं उस लोकेशन में कौन कौन से इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल होने वाला है और उन इक्विपमेंट्स को किन जगह पे सेटल किया जाएगा फॉर द यूजेज पर्पस, दैट इज नोन एज प्लांट लेआउट। ठीक है। एंड प्लांट फैसिलिटीज का मतलब होता है एक्चुअल इक्विपमेंट्स जो इस्तेमाल होते हैं उस लेआउट में रखे जाने के लिए, दैट इज नोन एज प्लांट फैसिलिटीज। इसका मतलब वन इज रिलेटेड टू द लोकेशन एंड सेकेंड इज द रिलेटेड टू द इक्विपमेंट्स विच इज बीइंग प्लेस्ड इन द लेआउट। तो मैम आप ये हमें क्या सिखा रहे हो, कॉस्टिंग? नहीं, मैं आपको सिखा रही हूं प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल। प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल। तो दो बातों को मेंटेन कर लेंगे तो बात बन जाएगी। सही लेआउट बना लिया तो भी काम बन जाएगा और उसके लगाए गए इक्विपमेंट्स को मैनेज कर लिया तो भी काम बन जाएगा। प्लांट के अंदर है क्या, उसकी जगह और उसमें लगाए हुए इक्विपमेंट्स। तो आप कह सकते हैं कि अगर प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल की बात की जाए तो मैं अगर दो बातें ठीक कर लूं, प्लांट लेआउट, प्लांट फैसिलिटीज, और इनको भी आप चाहो तो खोल के लिख दो कि प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल डील विद द सिलेक्शन ऑफ द इक्विपमेंट्स एंड the maintenance of the equipment which is being used in the organization or factory for the different purposes। प्रोडक्शन भी हो सकता है और किसी चीज के काम को लाने के लिए भी हो सकता है। बोलो ठीक है। लेआउट का मतलब हाउ टू डिसाइड कहाँ क्या लगेगा फैक्ट्री के अंदर, और इक्विपमेंट्स का, फैसिलिटीज का मतलब उसका एक्चुअल लेआउट में कहां कहां उसकी प्लेसमेंट कर देने को कहते हैं प्लांट फैसिलिटीज। बोलो ठीक है। ठीक है। एक और लास्ट बात और चैप्टर खत्म। MIS, डेटा एनालिटिक्स और बिजनेस इंटेलिजेंस, वो बातें चैप्टर नंबर 5 कोर बैंकिंग के साथ। यहां देखेंगे शब्द है डेटा वेयरहाउस। ध्यान से देख लो, चैप्टर नंबर 3 में भी आएगा। डेटा वेयरहाउस, बड़े ध्यान से सुनना है। आपने अभी तक ये शब्द वेयरहाउस सुना है जिसमें आपने देखा है कि इन्वेंट्री को हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। बेटा ध्यान से सुनना है, आप वेयरहाउस को केवल स्टोर करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हो मैम। फिर वेयरहाउस में तो यही होता है कि जाओ और सामान रख दो। ऐसे रखो कि जब जरूरत पड़े तब उसको वहां से आसानी से उठा के लाया जा सके। अगर आपने कभी अपनी मम्मी को, अब या अपने घर का कभी स्टोर रूम देखा होगा तो आपने एक बात नोटिस की होगी, आप खुद भी अपने हॉस्टल का जब रूम लगाते होंगे कि जो सामान की ज्यादा जरूरत होती है उसे आगे रखो और जो कभी कभी इस्तेमाल होता है वो तो हम पीछे से भी निकाल लेंगे, कोई बात नहीं, महीने में एक बार काम पड़ता है। लेकिन ये चीज क्या होती है वेयर हाउस में भी, स्टोरेज एंड मैनेजमेंट। अब इसके लिए एक नया शब्द सुनिए, रिट्रीवल। ध्यान से सुनना है, रिट्रीवल। रिट्रीवल का मतलब होता है जब चाहिए तब मुझे वो वापस मिल जाए
उस बात को कहते हैं रिट्रीवल। इसका मतलब मुझे जब भी किसी चीज की जरूरत हो और मैं उस चीज को हासिल कर सकूं, वहां से जहां मैंने उसे पहले रखा था उस शब्द को कहते हैं रिट्रीवल। इसका मतलब ये बात तो तय है कि वेयर हाउस है तो वहां स्टोरेज तो होगा ही होगा। किसका वेयर हाउस है बेटा? डेटा का। इसका मतलब ऐसी स्टोरेज जहां पे भरा है मेरा डेटा एंड इंफॉर्मेशन फॉर टू पर्पस, स्टोरेज एंड रिट्रीवल। इसका मतलब वहां पे रखा तो है लेकिन जब मर्जी आए तब मैं उसे वहां से उठा लूंगा। दैट इज नोन एज डेटा वेयर हाउसिंग। डेटा warehousing and the database where all these things are stored is known as data warehouse। ये क्या है? data warehouse। इसके अंदर हैं कई सारे databases। इसका मतलब ये एक कमरा है जिसके अंदर बहुत सारी अलमारियां रखी है और उस अलमारियों के अंदर बहुत सारी फाइल्स है, वो कहलाता है डेटा वेयरहाउस। कभी अगर अब तो आपने शायद कभी नहीं देखा हो, मैंने भी बहुत नहीं देखा, लेकिन क्या बोलते हैं पहले गवर्नमेंट ऑफिसेज में या बैंक्स में हर तरफ सिर्फ, या सीए के ऑफिस में चले जाओ आज भी मिलेगा कि बहुत सारे रैक्स बने। इस रैक में लिखा है ए से लेके सी तक, ई से लेके जी तक। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको सब डेटा मिलेंगे। ए से लेके सी नाम की जो भी फाइल शुरू होती होगी वो इस रैक में मिलेगी। दिस इज नोन एज डेटा वेयरहाउस। ETL ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो। ETL एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड। ETL एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड। जो डेटा चाहिए यहां से निकाल लो, एक्सट्रैक्ट। उस डेटा में कोई मॉडिफिकेशन करना हो तो वो कर लो, ट्रांसफॉर्म। और जहां उसकी जरूरत हो उस डेटा को वहां यूज कर लो, दैट इज लोड। लाओ वहां से, एक्सट्रैक्ट, अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करो, दैट इज प्रोसेसिंग, ट्रांसफॉर्म। और जहां उस डेटा की जरूरत है वहां उसे लोड कर दो या वहां उसे यूज कर लो, दैट इज लोड। तो डेटा वेयरहाउस वर्क इन 3 कॉन्सेप्ट, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड। जहां से रिट्रीवल शब्द का नाम यूज किया हमने, रिट्रीवल का मतलब ही होता है जब चाहिए तब वहां से निकाल लो, दैट इज एक्सट्रैक्ट। जैसी जरूरत हो वैसा मोल्ड कर लो, ट्रांसफॉर्म। और जहां जरूरत हो वहां दोबारा यूज कर लो, दैट इज लोड। तो डेटा वेयरहाउस is a place or is a point where multiple databases are stored, ठीक है, that is used for the purpose of storage and retrieval of data। ये क्या कहता है कि भाई कहां से शुरू होता है? जब से डेटा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो और तब तक वहां जाके स्टोर हो जाए और जब आपकी मर्जी हो तब निकाल लेना, उस बात को कहते हैं डेटा वेयर हाउसिंग। और वो पॉइंट जहां पे सब कुछ स्टोर होता है उसे कहते हैं डेटा वेयर हाउस। बोलो ठीक है? ठीक है, तो इसको लिख लो फटाफट। ठीक है, पहली बात, कंट्रोलिंग मॉड्यूल में 2 एलिमेंट्स, कॉस्ट और रेवेन्यू। कंट्रोलिंग का मतलब क्या है? टू इवेल्युएट, monitor the overall activities in the organization which will be divided into 2 parts, cost elements, revenue elements। मैंने आपको कुछ नई बातें बताई, एक्टिविटी बेस्ड कॉन्सेप्ट्स, कॉस्टिंग और ABC एनालिसिस, प्रॉफिट सेंटर, कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, ये सारी बातें हम लोग देखेंगे, आप देखेंगे मतलब आगे। उसके बाद प्रोजेक्ट टेम्पलेट्स, क्रिएशन ऑफ प्रोजेक्ट, प्लानिंग, बजट्स, इम्प्लीमेंटेशन, कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। ये एक बार और, टेम्पलेट्स, प्रोजेक्ट क्रिएशन, प्रोजेक्ट प्लानिंग,
budget and release, implementation, completion of project. उसके बाद CRM, customer relationship management is the bi-directional communication between the customers and the management of the organization in order to ensure the needs of the customers are satisfied. ठीक है, in order to identify and retain the good customers. There are some of the benefits like satisfaction, revenue increase, or growth, optimum marketing, or better coordination among the organization. उसके बाद प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल, ये मैंने आपको बताया कि बेसिकली ये डील करता है मेंटेनेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट्स में. तो मैंने आपको उसका एग्जैक्ट वर्ड भी बता दिया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज लेआउट एंड द इक्विपमेंट्स यूज्ड इन दिस आर नोन एज प्लांट फैसिलिटीज. ठीक है, इसका एक और शब्द होता है प्लांट लोकेशन. 3 शब्द होते हैं, प्लांट लोकेशन, प्लांट लेआउट और प्लांट फैसिलिटीज. आपसे अगर आप घर देखने जाएंगे तो उससे पहले एरिया भी तो माइंड में रखेंगे कि कहाँ जाऊंगा, लोकेशन, कैसा सजाऊंगा, लेआउट, उसको एक्चुअली सजाना, फैसिलिटीज. ठीक है, उसके बाद वेयरहाउस, डेटा वेयरहाउस इज द कलेक्शन ऑफ वेरियस डेटा बेसिस, जहां पर डेटा बहुत सारा स्टोर्ड है और जब मर्जी आए तब वहां से उसको निकाल सकते हैं, अपने ढंग से मॉडिफाई कर सकते हैं और जहां मर्जी आए वहां यूज कर सकते हैं. दैट इज नोन एज ए डेटा वेयरहाउस. तो चलिए इसको फटाफट से लिखिए. बस देखिए जल्दी से लिखिए इसको. चैप्टर नंबर 4, हाँ चैप्टर नंबर 4 पहले, इसके बाद कंट्रोलिंग मॉड्यूल. कंट्रोलिंग मॉड्यूल नंबर 5 या ई, जो भी चल रहा है यार तुम्हारा, इसमें बहस पहले है. कंट्रोलिंग मॉड्यूल, कंट्रोलिंग मॉड्यूल allows the coordination, monitoring and optimization of all the activities used in the organization. This module manages the activities in 2 elements, that is cost elements and revenue elements. Some of the features are cost element accounting, cost center accounting, activity based costing, profitability analysis, product costing,
एबीसी कॉस्टिंग तो अब शायद इंटर में भी है, पहले सिर्फ फाइनल में था, अभी अब दोनों में है। हाँ जी बस, एफ इज प्रोजेक्ट मॉड्यूल। प्रोजेक्ट मॉड्यूल इसमें सिंपल सी बात लिखनी है, पहला क्रिएट, क्रिएट टेम्पलेट, क्रिएट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट प्लानिंग, budget and release, budget and release, project implementation, और project completion। F, then G is customer relationship management। CRM, CRM is a process which aims at improving the relations of the customers with the organization by continuously communicating and providing the demands or needs of the customers। CRM helps to identify and retain, ऊपर वाली शीट बची किसी की, and retain the good customers for the organization। कर लो आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं, बस। अब वेट करो दोबारा से लाइट जाने का भी। बेनिफिट्स ऑफ CRM। A is it improves, अरे तो कान तो खुले हैं तुम्हारे।
It improves customer relations. It improves customer relations. ठीक, आप बैठ जाइए प्लीज. It enhances. आ रहे हैं भरत भैया, 1 मिनट चालू कर देंगे. It enhances the customer revenues. Optimization of marketing. Increases, बिल्कुल आप लिख सकते हैं, brand value of the organization. Better internal coordination. भरत भैया देखिए 1-2 टेलीविजन चल नहीं रहे हैं, वो चला दीजिए. Better internal coordination. H is प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल. आपको कल ही सिखाया है ना कि जब एक सॉफ्टवेयर के ऊपर कई सारी चीज़ों का बर्डन होता है तो स्पीड ऑफ ऑपरेशन कम हो जाती है. तो आप भी तो, आपका दिमाग भी एक प्रोसेसर है भाई. मल्टीटास्किंग से कई बार उसकी स्पीड कम हो जाती है. आप बातें और लिखना साथ में करोगे तो काम नहीं बनेगा. 8 GB की रैम. मुंह मत खुलाओ मेरा फालतू, मैं कुछ बोल दूंगी फिर मुंह ऐसा सा हो जाएगा सुबह सुबह. चलिए लिखिए. प्लांट में बस प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल intends to manage the infrastructures and equipments of the organization in order to allow the efficient use of the resources in the organization. डेटा वेयरहाउस कोई मॉड्यूल बेसिकली वहाँ पे हमने लिखा था, लेकिन इसमें इन्होंने दिया नहीं है, तो हम एक नोट में डेटा वेयरहाउस का इलेबोरेशन लिख लेते हैं. नोट ऊपर वाली शीट बची किसी की?
डेटा वेयरहाउस समझ में आया नहीं है तुम लोगों को? थोड़ा सा डेटा वेयरहाउस is a collection of various databases at a place which can be accessed by the authorized user to store and retrieve the desired data. Data warehouse allows ETL, that is extract, transform and load for accessing and using the stored data. The process of transforming data into information and making it available to the user on timely basis. This is known as data warehousing. This is अभी के लिए रेलेवेंट चैप्टर नंबर 2. हम वो कंटेंट जो हमें यहाँ देखना है वो हमने चैप्टर नंबर 5 में ऑलरेडी जोड़ा हुआ है, तो आपको उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। चलिए, जो लोग लिख चुके हैं, जो लोग बाकी लिख रहे हैं और जो लिख चुके हैं वो हेडिंग देंगे चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 देखिए, इसका चैप्टर का जितना बड़ा नाम है वो एक्चुअल में इतना बड़ा है भी चैप्टर। चैप्टर का नाम है ई कॉमर्स, एम कॉमर्स एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। और चैप्टर नंबर 4 से इस बार अच्छा खासा सवाल आया, और अब की बार इन्होंने एक थोड़ी सी बदतमीजी सॉर्ट ऑफ मान लीजिए कि जितना बात हम शायद 2 क्लास लगा के पढ़ेंगे, उन्होंने वो एक क्वेश्चन में पूछा। और अब आपको फिल्टर करके ये बात बतानी है कि कितना कंटेंट आप उनको दिखाना चाहते हैं फॉर 5 मार्क्स क्वेश्चन। तो जब कंटेंट बहुत ज्यादा होता है और नंबर 50 ही है, देखिए मैंने आपसे कहा ये पूरी इसका है, खाली आपका कवर पेज चेंज करके इसको EIS कर दिया, तो ये चीजें फाइनल में 100 नंबर की थी और हम पढ़ रहे हैं उसको 50 नंबर में, एंड दैट टू विद द रिस्ट्रिक्शन ऑफ द नंबर ऑफ क्लासेस। आप अगर मॉड्यूल का साइज देखेंगे तो इतना ना आप 2 साल में स्कूल में पढ़ते हैं,
पूरा आराम से। उसमें भी लास्ट में एक्स्ट्रा क्लास लगानी पड़ती है, टीचर कहता हो नहीं पा रहा है भाई, और हमारे सर हमको कहते हैं 20 क्लास। चलो बहुत आपका मुंह देख के 25, उससे ऊपर तो कैसे भी नहीं हो पाएगा। अब आप देख लो। चलिए डन। कोई लिख रहा है? एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, कोई लिख रहा है? मैंने पूछा कोई लिख रहा है तो ऐसे, वरना खत्म। अरे यार तुम अपनी मर्जी से जो जोड़ जोड़ के लिखते हो ना, मुझे पसंद नहीं है वो सब बातें। तुम उतना ही लिखा करो सिर्फ जितना मैंने लिखा है। क्या आपने कॉपी कॉमन रखी है जैसी हमारी बात हुई थी? वेरी गुड। चलिए देखें तो क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है? हाँ जी डन। इससे आज तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है दोस्त, प्लीज मत लिखिए। और चैप्टर नंबर 1 ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस, फटाफट से आइए चैप्टर नंबर 1 पे। चैप्टर नंबर 1 ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस। और मैं खाली गला नहीं चिल्लाऊंगी अपना, आप चिल्लाएंगे नहीं, लेकिन जो बातें लिखी है वो देख के बोलेंगे। शुरू करें। डेटा, डेटा इज अ रॉ फैक्ट और फिगर्स दैट नीड्स टू बी प्रोसेस्ड फर्दर, जिसको अभी प्रोसेस करना बाकी है। इंफॉर्मेशन इज द प्रोसेस्ड डेटा विच विल बी यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। उसके बाद प्रोसेस is a sequence of activities that converts input into output. Business process is a set of interrelated activities which are performed by either people or machines in order to attain organizational objectives. ठीक है, फिर अच्छा टाइप्स ऑफ बिजनेस प्रोसेस। अरे EIS नहीं लिखा था क्या हमने? उसके बाद, उसके पहले है ना? हाँ तो वो तो बोलो, ये तो हमारे सब्जेक्ट का नाम है। EIS is a set of components that works together to convert the data into information for a particular organization or enterprise। वो कहलाता है एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसके बाद टाइप्स ऑफ बिजनेस प्रोसेस 3, operational, supportive, management. Operational are related to the core functions, supporting activities and overall monitoring. उसके बाद OTC, order to cash, customer order, voice payment and accounting. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ BPA, पहले उससे पहले मतलब व्हाट डू मीन बाय BPA पहले पढ़ तो लो यार, पहले BPA का मतलब तो पढ़ लो। BPA is a automation of routine and regular business process with the maximum involvement of technologies and least involvement of human in order to save time. There are 4 objectives: CETA, confidentiality, integrity, timeliness and availability. There are 5 types of risks. अच्छा पहले स्टेप्स 8। Why BPA? कहीं कोई नियम कानून ऐसा करने से रोकता तो नहीं है। वो कौन सी प्रोसेस हैं जो मुझे ऑटोमेट करने हैं? क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे? स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलेवेंट, टाइमली। उसके बाद हायर अब BPA कंसल्टेंट। 3 सवाल, एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस, और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ROI, डेवलप द प्लान। 5 रिस्क, SFRRO, स्ट्रेटेजिक, फाइनेंशियल, रेपुटेशनल, रेगुलेटरी और ऑपरेशनल। उसके बाद एरियाज,
इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेस, आउटपुट, फाइल ट्रांसमिशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा। ठीक है, और मैंने नीचे नोट लिखी है एक बात की कि अगर आपको प्रोसेसिंग साइकिल पूछेंगे तो इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेस, आउटपुट, खत्म। उसके अलावा किसी और चीज की चर्चा नहीं होगी। फ्लो चार्ट्स के बाद, फ्लो चार्ट आर द नॉन स्टैंडर्ड डायग्राम्स विच आर यूज्ड टू शो द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखो, अगर हमसे पूछे कि इसमें इश्यूज क्या हो सकते हैं फ्लो चार्ट में, तो हम बताएंगे देखो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लॉजिक आपका और मेरा डिफर करता है, और दूसरा कि ये कहीं ना कहीं एक लिमिटेड स्कोप है। हो सकता है कि कस्टमर कुछ ऐसा डिमांड करे जो हमने यहाँ पर ऐसा कुछ एंटर किया ही नहीं था। जैसे हमने ऐसी कोई बात नहीं की कि कस्टमर आए और इंक्वायरी दे के चला जाए और उनमें से चारों में से कुछ भी सिलेक्ट ना करे, ऐसी कोई बात हमने कहीं भी नहीं लिखी। उसके बाद परचेज प्रोसेस, पीजीआईपी। अब तो पीजीआईपी आप बड़े अच्छे से जानते हैं। परचेजेस, गुड्स रिसीव, इनवॉइस, पेमेंट। फिर ह्यूमन रिसोर्स, ROCT, रिक्रूटमेंट, ओरिएंटेशन एंड करियर प्लानिंग, करियर डेवलपमेंट, टर्मिनेशन। फिक्स एसेट्स, इन्वेंट्री, ऑर्डरिंग, प्रोडक्शन, डिलीवरी। याद रखने वाली बात है, यहां ऑर्डर हम देंगे रॉ मटेरियल का, वहां पर ऑर्डर सेल्स में हमें मिला था डिलीवरी देने का, यहां हम ऑर्डर दे रहे हैं रॉ मटेरियल्स का। फिक्स एसेट्स लाओ, रजिस्टर में ऐड करो, नई वैल्यू लाओ, उसको बेचो। कैसे? डेप्रिसिएशन लगाने के बाद। कोई ना खरीदे तो डिस्पोजल। ठीक है, उसके बाद एक साथ रेगुलेटरी कंप्लायंसेस। ठीक है, 134, 143। पहले कौन? डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स, DRS दैट इज डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। दो बातें लिखी होनी चाहिए उसमें, अकाउंट्स और IFC। अकाउंट्स और IFC। यहाँ पावर एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर रिलेटेड टू DRS। ठीक है, उसके बाद IT Act 2000, advantages, email as a legal document, e-contract, digital signature, online filing, web notifications, data security। ठीक है, computer related offenses, harassment by making fake profiles, email, credit card frauds, web defacement। अच्छा रुको ना यार, आपको मैंने अंतर समझा दिया था फेक प्रोफाइल और वेब डिफेसमेंट में। फेक प्रोफाइल में मुझे उस बंदे को बन के रिप्रेजेंट करना है, और वेब डिफेसमेंट में मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ उसके कवर पेज को चेंज कर देना है उसकी रेप्यूटेशन खराब करने के लिए। फिर फिशिंग, किसी का ट्रस्ट जीत के उसकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकाल के मिसयूज करना। फिर सोर्स कोड थेफ्ट, क्राउन ज्वेल थेफ्ट। उसके बाद ऑनलाइन सेल ऑफ इलीगल आर्टिकल्स। फिर साइबर टेररिज्म, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, यहां तक की बात हमने की थी। ठीक है, उसके बाद प्राइवेसी। आपको आज याद रखना, मैं बताऊंगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट प्राइवेट है। नैतिक जिम्मेदारी, सिविल लाइबिलिटी। नहीं मानोगे लगेगा फाइन और पेनल्टीज। साइबर क्राइम 2, ट्रेडिशनल थेफ्ट, हैकिंग। एक मिनट, याद कैसे रखना है कि भाई क्राइम तो क्राइम होता है, लेकिन क्राइम तो क्राइम है, अगर कंप्यूटर रिलेटेड यूज है तो वो साइबर क्राइम बन जाता है, वरना वो ट्रेडिशनल क्राइम में यूज होता है। SPDI, सेंसिटिव पर्सनल डेटा एंड इंफॉर्मेशन। तो हमें पता चला कि ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जिससे हमारा कोई मिसयूज कर सकता है, तो हमने कुछ बातें लिखी रूल 3 में। पासवर्ड्स, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मेडिकल हिस्ट्री, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन
एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल्स। कंट्रोल्स आर द पॉलिसीज, एक्टिविटीज, प्रोसीजर्स, techniques adopted to avoid the mishappenings or to reduce the impact to the lowest possible. तीन मोड, ऑटोमेटेड, सेमी ऑटोमेटेड, मैनुअल टेक्नोलॉजी, मैनुअल प्लस टेक्नोलॉजी, मैनुअल। उसके बाद कंपोनेंट्स, क्राइम, कंट्रोल इन्वायरमेंट, रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल एक्टिविटीज, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड मॉनिटरिंग। हमने जानबूझ के इसको लाइन से लिखा है कि हमें याद रहे। कंट्रोल एक्टिविटीज 3, एसओडी, जनरल कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल्स। उसके बाद ERM। ERM is an approach of a management in risk identification and risk response. ठीक है, alignment of risk strategy and appetite, link risk, return and growth, enhances risk responses and seizes opportunities. ठीक है, the components of ERM में यही 5 बातें। क्राइम प्लस सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड रिस्क रिस्पॉन्सेज, क्योंकि यहाँ पे असेसमेंट के बाद रिस्क को कैसे हमें डील करना है ये भी बात हमने इसकी डेफिनेशन में लिखी थी। अच्छा, एक बात और सुनेंगे ध्यान से। चैप्टर नंबर 4 में पहले तो चलिए आपको दिखा दें कि ये है क्या। ई कॉमर्स, एम कॉमर्स एंड ई कॉमर्स, एम कॉमर्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और टेक्निक्स, या जो भी हम आगे अभी बात करेंगे। अब आपका काम यहाँ खत्म हो गया है। आपने ना दिमाग चलाना है ना मुंह, बस सुनना है बातों को। ये चैप्टर बेटा दिखाने का और है स्टार्टिंग में, और अंदर जाके कुछ और ही बन जाएगा। बड़े ध्यान से सुनना है बात। आज जो बातें हम करेंगे आपको लगेगा कि अरे वाह, ये बात तो हम 10वीं क्लास से जानते हैं, 8वीं क्लास से जानते हैं कि भाई ई कॉमर्स में क्या होता है और नॉर्मल परचेज सेल में क्या होता है। हमें लगे ये तो बहुत अच्छा चैप्टर है, शायद सेकंड वाले से भी आसान निकलेगा। लेकिन जैसे जैसे ये सिचुएशन आगे बढ़ती चली जाएगी, आप देखेंगे कि एक ऐसी पिक्चर हमारे सामने आएगी कि जिसके बारे में हमने अभी तक ना सुना भी है तो कभी कहीं पढ़ा होगा या कुछ किया होगा, अभी तक हमें उसको देखने का मौका नहीं मिला है। मैं आपको डरा नहीं रही हूं, मैं आपको केवल ये कह रही हूं कि बातों को ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि आप अपने आप से जब उनको रीड करने की कोशिश करेंगे तो वो आपसे नहीं हो पाएंगे। इंटेंशन ये है सिर्फ आज जो हम बात करेंगे वो तो ऑब्वियस सी बात है कि चैप्टर का बेसिक तो डिस्कस करना ही है, उनको लिखना ही है। लेकिन जब हम आगे चलेंगे, आजकल इंस्टीट्यूट एक नया ट्रेंड अपनाया उसने, और वो ट्रेंड है कि वो डायग्रामेटिक फॉर्म में काफी चीजें पूछना चाहता है। आप देखो एसएम में भी डायग्राम पूछा कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल का डायग्राम दिखाओ। पिछले बार भी उन्होंने कहा कि एम कॉमर्स या ई कॉमर्स का वर्क फ्लो डायग्राम दिखाओ। तो हर बार ये कुछ ना कुछ हमें डायग्राम फॉर्म में पूछते हैं, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि जितने भी डायग्रामेटिकल फॉर्म में कोई भी टॉपिक है उसको हमें छोड़ना नहीं है। ये आपके आगे के लिए बात मैं बता रही हूँ। देखिए, आपके साथ आधे से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो उससे वेट कर रहे हैं कि वो सेकंड ग्रुप खत्म हो और फर्स्ट ग्रुप स्टार्ट करें, ठीक है। और तो वहां पे परेशानी ये होगी कि उसके बाद जो एक लंबा गैप आएगा फर्स्ट ग्रुप का, बिल्कुल हो जाएगा 100%। नहीं, ब्लर याद रहेगा एसएम,
और ये आप एक बार जरूर कॉपी पलट के देखेंगे हो क्या रहा है, या हमारे ये हमने किया था, मतलब मैं कभी इस क्लास में बैठा भी था एक्चुअली, क्योंकि ई कॉमर्स याद रहेगा, एम कॉमर्स याद रहेगा, लेकिन वर्चुअलाइजेशन की जब हम बात करेंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग की जब हम बात करेंगे, ग्रिड कंप्यूटिंग की बात करेंगे, वो बातें याद नहीं रहेंगी। चलिए देखते हैं। चलो बेटा शुरू करें। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपने एक बात को भी नोटिस किया है कि इंस्टीट्यूट का ई कॉमर्स के प्रति ज्यादा झुकाव है आज के दिन। हमने देखा है फ्लो चार्ट्स में भी ई कॉमर्स से रिलेटेड है। हमने देखा कि आईटी एक्ट 2000 को 2008 में अमेंड करना पड़ा, किस वजह से? ई कॉमर्स की वजह से। इसका मतलब आज के दिन ई कॉमर्स हमारी इकोनॉमी में एक मेजर रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को इसको भी एक अलग कैटेगरी में रखना पड़ा है। तो ध्यान से देखेंगे कि जहां भी शब्द ई होता है बेटा, उसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिकली। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिकली। दैट इज वहां जहां फिजिकल इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं होती या बहुत कम होती है, वो कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक। और अब मैं बात कर, देखो पहले क्या था, हमने बार बार बात की है कि पहले था शब्द केवल, क्या कोई बात से मैंने COM लिखा इसलिए उसने कॉमर्स बोल दिया, कोई बात नहीं। पहले केवल क्या था? कंप्यूटर। बेटा ध्यान से, ये बार बार हमने एक बात की है कि कंप्यूटर का मतलब केवल ये डब्बे वाला कंप्यूटर नहीं है। मैंने आपको एक बात बताई है कि हर वो डिवाइस जो अपने आप में प्रोसेसिंग कर सकता है, वो हर डिवाइस क्या कहलाता है? कंप्यूटर कहलाता है। याद है? लेकिन जब से स्मार्टफोन्स और मोबाइल डिवाइसेस, बेटा मोबाइल शब्द का मतलब होता है जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके, वो कहलाता है मोबाइल। आज के दिन ऐसी कई डिवाइसेस का इस्तेमाल होता है, बल्कि ज्यादा होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सकती हैं। इसलिए उनको इसके लिए भी एक अलग सेगमेंट बनाना पड़ा, दैट इज M स्टैंड्स फॉर मोबाइल कॉमर्स। मोबाइल कॉमर्स का मतलब वो सेल और परचेज जो आप अपनी पोर्टेबल या मोबाइल डिवाइसेस के इस्तेमाल से करते हैं, वो शब्द कहलाता है M कॉमर्स। और वो शब्द वो सेल परचेज जो आप इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं विद द यूज ऑफ इंटरनेट। मैम एम कॉमर्स में इंटरनेट नहीं लगेगा क्या? बिल्कुल लगेगा। पहले ये शब्द सिर्फ क्या होता था? ई कॉमर्स, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीजें कॉमन थी, कंप्यूटर्स, इंटरनेट। लेकिन अब क्योंकि डिवाइसेस का यूज बढ़ गया है, इसलिए इन्होंने कहा कि इंटरनेट के बिना तो वैसे भी काम नहीं होगा, लेकिन अब एक मेजर पोर्शन किससे डील होता है? मोबाइल से। तो ये कहलाता है एम कॉमर्स। तो हमें ध्यान देना है कि कॉमर्स का मतलब यहाँ क्या है? सेल और परचेज या डिलीवरी ऑफ सर्विसेज विद द यूज ऑफ इंटरनेट इज नोन एज ई कॉमर्स, and when done with the help of portable devices that is known as M commerce। बोलो ठीक है? यहाँ पर मैम तो M commerce और E commerce में कोई अंतर है? नहीं। M commerce is a part of E commerce। E commerce एक बड़ा शब्द है जिसमें सब कुछ आता है, और हम कह सकते हैं कि M commerce is a part of E commerce। इसका मतलब whenever the sale and purchase is done electronically is known as e-commerce, and when the specific use of portable devices is done that is known as m-commerce। बोलो ठीक है? Ma'am, then what about emerging technologies that we have to wait for tomorrow and we'll deal it day after tomorrow। कल तक का वेट कीजिए, परसों इसकी बात नहीं। थैंक यू, आर सो सपोर्टिव। चलिए यहाँ पे बात करनी है अब। बेटा
दो स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग होती है, एक ई कॉमर्स और एक ट्रेडिशनल ट्रेडिंग। हमने देखा है कि हर जगह पे एक ट्रेडिशनल है जो चला आ रहा है, जहां पे कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं है। थेफ्ट में भी तो देखा था कि जहां पे कोई कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं है वो कहलाता है ट्रेडिशनल। अब यहां देखेंगे, मैं अपना काम थोड़ा सा आसान कर रही हूं। दो बातें कौन कौन सी मैम? अब अगर मेरे पास मैसेज आया ये पूछने के लिए कि हमें लिखना है, आपको कैसे भी नहीं लिखना है, मैं सिर्फ अपना थोड़ा सा काम आसान कर रही हूं। यहां देखेंगे ट्रेडिशनल में चलो छोड़ो, काम चोरी अच्छी बात नहीं है। बायर और सेलर्स दोनों क्या होते हैं? फिजिकली प्रेजेंट होते हैं। और ई कॉमर्स में अब हम ये नहीं कहेंगे कि बायर और सेलर फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते, एक प्लेस पे एक साथ प्रेजेंट नहीं होते। दूसरा, अब एक बात ध्यान से सुनना है, एक शब्द होता है फेस टू फेस और एक शब्द होता है स्क्रीन टू फेस। ध्यान से सुनना है बात। एक शब्द है फेस टू फेस इंटरैक्शन और एक है स्क्रीन टू फेस इंटरैक्शन। बेटा इसका मतलब ई कॉमर्स में मेरे पास कोई व्यक्ति तो है नहीं सामने बात करने को, मेरे पास मेरा डिवाइस है और उस डिवाइस की स्क्रीन पे मुझे वो सारी बातें दिख रही हैं, मैं वहीं से सारी बातें कर रहा हूं। दिस इज नोन एज स्क्रीन टू फेस कम्युनिकेशन। वो चाहे बायर के लिए हो या सेलर के लिए हो, दैट इज नोन एज स्क्रीन टू फेस। और फेस टू फेस का मतलब हम दोनों जब आपस में साथ में बात करेंगे। क्या ई कॉमर्स में होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस की छुट्टी होती है? लेकिन ट्रेडिशनल में होती है। क्या ट्रेडिशनल में टाइम लिमिट है? दुकान रात को 9 बजे बंद हो जाएगी। मैम 24/7 नाम की भी चीज है आज के दिन, जो 24 घंटे और 7 दिन खुली होती है। यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन स्टिल वहां पे जो दिक्कत है वो है लिमिटेशन ऑफ वैरायटीज की। आपको वहीं से कुछ चुनना होगा जो शॉप में अवेलेबल है। अच्छा बताओ, डिलीवरी कहाँ जल्दी होती है? ट्रेडिशनल में या ई कॉमर्स में? ट्रेडिशनल में डिलीवरी इंस्टेंट है, लेकिन ई कॉमर्स में थोड़ा टाइम लग सकता है। ऑप्शंस कहाँ ज्यादा है? ई कॉमर्स। एक्सेस ऑफ द मार्केट कहाँ ज्यादा है? ई कॉमर्स। इसका मतलब ट्रेडिशनल में एक एरिया लिमिटेड हो जाता है, लेकिन ई कॉमर्स में जो आपका स्कोप है वो थोड़ा वाइड है। हम अनलिमिटेड फिर भी नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे? वाइड है। इन कंपैरिजन ऑफ ट्रेडिशनल हमारा ई कॉमर्स का स्कोप क्या है? वाइड है। ठीक है, आपको यहाँ पे दो बातें हो गई मैम। दो बातें हो कब गई? पहला, व्हाट डू यू मीन बाय e-commerce and m-commerce and the difference between traditional and e-commerce। मैम क्या क्या हो गया जरा बताना। सबसे पहले यहां बताओ फिजिकल प्रेजेंस किसमें है और किसमें नहीं है? ट्रेडिशनल में है, ई-कॉमर्स में नहीं है। इंटरैक्शन बताओ, फेस टू फेस, स्क्रीन टू फेस। स्कोप ऑफ ऑपरेशन बताओ, लिमिटेड, वाइड। डिलीवरी बताओ, इंस्टेंट, मे टेक सम टाइम। उसके बाद ऑप्शंस अवेलेबिलिटी बताओ। फिर एक चिट्ठी आई है भाई, पढ़ने दो पहले। नहीं, अकाउंट की क्लास बिल्कुल है। एफएम तो पहले ही बात हो चुकी है, कल मैंने बताया, लेकिन ऑडिट भी है। मैम फिर क्या है? नहीं, मुझे ऐसी कोई छुट्टी नहीं मिल रही भाई, इतने खुश होने की आपको जरूरत नहीं है। टाइमिंग्स में चेंज है। कल से अकाउंट्स सुबह 8 बजे
अरे यार मुझे ये मत पूछो, मैं सिर्फ लिखा हुआ पढ़ के बता रही हूँ। EIS 10 बजे से, क्योंकि शायद इस वजह से कई सारे बच्चों को इशू था। 10:30 जो कल बच्चे मेरे पास आए थे 10:30 ठीक है, जो 10 वाला इशू ठीक है ना। उसके बाद ऑडिट 12 बजे से, मतलब वही पहले वाला है यार, इतने समझदार तो हो तुम। इको देन FM, इसका मतलब 5 दिन इस हफ्ते में सैटरडे तक इको खत्म, उसके बाद आप जाने और सर। ऑप्शंस अवेलेबिलिटी बताएं। यहाँ वाइड है और यहाँ कम है, तो चलो फिर ये लिख ही लो ना। देखते और लिखवा देते हैं, जितना लिखना है लिखो यार, कितना डिफरेंस लिखोगे। चलो पहले लिख लो इसको, डेफिनेशन बाद में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल बिजनेस, डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल बिजनेस एंड ई कॉमर्स। तुमको क्यों ठंड लग रही है? तुम्हारी क्लास तो वैसी 8:30 ही होनी है ना, तो क्यों टेंशन में आ रहे हो? 8 बजे 8 बजे, तो फिर क्यों टेंशन लेना है तुमको? बस ये कि अब एक्चुअल में 8:30 बजे शुरू हो जाएगी, बस ये सोचो। क्यों? कल क्या है? नालायक, कितने हाँ नहीं, इतने कॉन्फिडेंस से बोला कल छुट्टी। मैंने कहा क्या बात है यार, क्यों अचानक छुट्टी है? नहीं यार, अब ये और टेंशन है। अब इतनी मुश्किल से 3 दिन इस टाइम पे सेट करो, उसके बाद अब इतने बजे आंख खुल जाएगी बिना मतलब। क्यों लेट सोना? जबरदस्ती आंख के नीचे डार्क सर्कल होते हैं। इन ट्रेडिशनल बिजनेस, भाई मेरी बहन की शादी होगी जल्दी, तो मुझे सुंदर नहीं दिखना है? फिर मेरा बर्थडे कब? In traditional business, buyers and sellers are physically present. In e-commerce, buyers and sellers are not present at one place. Interaction is face to face, screen to face. क्या इसका मतलब ठीक है? यहाँ मेरे सामने कोई व्यक्ति नहीं है बात करने को, इसलिए हम सामने जो स्क्रीन है उससे बात कर रहे हैं, दैट इज स्क्रीन टू फेस. स्कोप ऑफ ऑपरेशन इज लिमिटेड, दिस इज वाइड, that is 24/7 into 365 days. आप कभी भी शॉप कर सकते हैं. डिलीवरी इज instant in traditional mode but may take some time. Options availability is also limited. यहाँ पे वाइड या फिर आप लिख सकते हैं एम्पल ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल. एम्पल का मतलब होता है बहुत सारा और मोर देन सफिशिएंट. हाँ लिख सकते हैं, लीजिए लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, लिखिए. ट्रेडिशनल में फ्रॉड के चांसेस कम होते हैं. आप ये कह सकते हैं कि लेस चांसेस ऑफ फ्रॉड. देखो फिर भी हम यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे कि होते ही नहीं है. हमने क्या लिखा? कंपैरेटिवली कम है. और यहां हम लिख सकते हैं मोर रिस्क ऑफ फ्रॉड.
देखिए, दिस इज एन इंक्लूसिव लिस्ट। आपको और 275 डिफरेंस के स्कोप अगर याद आए तो आप यहां पर लिख सकते हैं। बस मुंह बंद करके लिखेंगे आप तो ज्यादा बेहतर है आपके और मेरे दोनों के लिए। अब यहां पे लिखेंगे ई कॉमर्स, e-commerce means doing the business electronically with the use of internet. E-commerce operates with EDI, that is electronic data interchange mechanism। इसका मतलब है, चलिए अभी डिटेल में लिख लीजिए, फिर बात करते हैं इसके बारे में। और ई कॉमर्स और एम कॉमर्स doing the business with the use of various portable and mobile devices using internet is termed as m-commerce। हो गया? डन? चलिए अब कुछ टेक्निकल बात नहीं है बिल्कुल भी, बहुत दिन डे टू डे रिलेटेड बात है। आप बताइए, बीइंग अ कस्टमर, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स फॉर अस? कि अगर मैं कस्टमर हूं तो मेरे लिए ई कॉमर्स क्यों फायदेमंद है? मैम, एक तो टाइम की कोई लिमिट नहीं है, ऑप्शंस बहुत मिलते हैं, उसके बाद डिस्काउंट बहुत अच्छा है, कन्वीनियंट है, उसके बाद अपनी मर्जी से हम जब चाहें तब डिलीवरी का स्लॉट ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं, रिफंड पॉलिसीज होती हैं। ये तो हमारे पर्सपेक्टिव हो गया। अच्छा बताओ, गवर्नमेंट ई कॉमर्स को इतना क्यों बढ़ा रही है? आपके हिसाब से गवर्नमेंट का क्या फायदा है? ट्रांसपेरेंसी इन ऑपरेशंस। दूसरा, आपने देखा होगा आजकल हर एटीएम और अब पीओएस ट्रांजैक्शन समझाया मैंने आपको, स्वाइप वाला। तो आजकल ना एक नया कॉन्सेप्ट चला हुआ है कि डू यू वांट टू एक्चुअली प्रिंट योर रिसीट? देखा आपने? किसी भी एटीएम में हम जाते हैं तो वो हमसे कुछ पूछते हैं कि भाई
save paper as it will save the trees. तो गवर्नमेंट कहती है ई कॉमर्स की वजह से, देखो आप अपने घरों में बैठे हैं, आप अपने घरों में बैठ के काम कर रहे हैं, तो एनवायरमेंट में पोल्यूशन भी कम है, उनके रिसोर्सेज भी कंपैरेटिवली कम यूज होते हैं। तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई एक तो जो मेरे गवर्नमेंट के रिसोर्सेज है वो कम लग रहे हैं, और दूसरा ज्यादा ट्रांजैक्शन विल लीड टू ज्यादा टैक्सेस। आज हम घर के बाहर ना जाते हुए भी, देखिए हम और आप जब भी कोई ऐप खोल लें, मतलब होता ही होगा हर किसी के साथ, तो कुछ ना कुछ तो जबरदस्ती का हमें ऑर्डर करना ही होता है। तो ये क्या है, क्या उन हर चीजों में टैक्सेस जुड़ते हैं या नहीं? जुड़ते हैं। लेकिन इसको आप एक ड्रॉबैक भी बोल सकते हैं कि ई कॉमर्स में कुछ हिडन कॉस्ट है। हिडन कॉस्ट का मतलब आप ऑर्डर करो 185 रुपए का कुछ, और जब पेबल आता है 240, हमें समझ नहीं आता भाई ये तो 180 का था, पे करना है क्यों? वो कहेंगे डिलीवरी चार्जेस, कन्वीनियंस चार्जेस, उसके बाद टैक्सेस। इसका मतलब वहां पे कई होते हैं हिडन कॉस्ट। आप चाहो तो इसमें यहां पे लिख सकते हो हिडन कॉस्ट का एक पॉइंट बना के कि ट्रेडिशनल में हिडन कॉस्ट नहीं है, इतना पैसा देना है, लेकिन यहां पे हिडन कॉस्ट है। चलो अब दिमाग में आया ही है तो हम लिख ही लेते हैं। हिडन कॉस्ट्स में नो हिडन कॉस्ट एंड हिडन कॉस्ट इज प्रेजेंट। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें जो बताई नहीं जाती लेकिन उसमें एक्चुअली होती है। अब ये नया क्या, फिर एक चिट्ठी आई है? नहीं, वही पुरानी वाली चिट्ठी को दोबारा भेजा गया है, कंफर्मेशन। हाँ, तैयार मुझे रहना है, आप ठीक कह रहे हैं। अरे ये परेशानी वो मेरी बहन को फोन कर देते हैं कि उनको बोलो, और मेरी सिस्टर ने कहा कि ये शिल्पी मैडम का नंबर, तो कहते नहीं हमारे पास उनके हस्बैंड का नंबर है नहीं, तो आप उनको फोन करो कि मैडम को उठाएं। मतलब इतना लूप बनाया हुआ इन्होंने पूरा कि कैसे भी आपको छोड़ना नहीं है, वो उसको फोन करेंगे और वो फिर, तो या तो मुझे हम दोनों का फोन ऑफ करके रहना पड़े, वो अलग चीज है। ईडीआई सुनिएंगे ध्यान से बात, ध्यान से। किस क्या? अरे ब्लॉक करने का ऑप्शन है, लेकिन ये भी तो इतना तो फोन चलाते ही हैं दोस्त कि ब्लॉक करने से पता चल जाता है। हाँ, अरे मकान मालिक को फोन नहीं करेंगे, वो आ जाएंगे कि चलो। हाँ, ये भी दिक्कत है। बस हो गया भाई, तुम मेरी जिंदगी की परेशानियां मत सुलझाओ, तुम यहां देखो पहले, बस इमीडिएटली। बस कल की क्लास में भी ये ईडीआई आएगा, तो अभी सुन लो ये क्या होता है। यहां देखेंगे ध्यान से, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। बेटा इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है कि यहाँ पे फिजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये है बायर, लेकिन बायर का भी क्या, कंप्यूटर। यहाँ पे है सेलर, लेकिन सेलर नहीं, सेलर का भी कंप्यूटर। बायर सेलर को जो बात बता रहा है वो बता रहा है अपने कंप्यूटर से, उसके कंप्यूटर पे, और जो सेलर बात बता रहा है वो बता रहा है उसके कंप्यूटर से मेरे कंप्यूटर पे। मान लो मैंने कोई ऑर्डर दिया, ये मेरी तरफ का इंटरैक्शन है। जब वहां से ऑर्डर कंफर्मेशन की मेल आई तो ये उनकी तरफ का डेटा एक्सचेंज है। तो इंटरचेंज का मतलब क्या होता है, जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हम दोनों एक दूसरे से डेटा देते हैं, लेकिन कैसे, वाया इलेक्ट्रॉनिक मोड विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ फिजिकल ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। ठीक है, यहाँ पर लोग नहीं कर रहे हैं चेंज, कौन कैसे कर रहे हैं हम, विद द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मोड और मीडियम्स, दैट इज नोन एज ईडीआई। क्या यहाँ ईडीआई लगता है? हाँ बिल्कुल लगता है। यहाँ कंप्यूटर है, यहाँ आपका मोबाइल है, एम कॉमर्स है तो लेकिन ईडीआई तब भी इट इज अ मैकेनिज्म।
or it is a process which says the data will be interchanged with the use of electronic mediums and modes without the human involvement, that is known as electronic data interchange. EDI यहाँ भी लगता है. मैंने बार बार कह दिया ये अलग कुछ नहीं है, सिर्फ एक बात है, वेरियस पोर्टेबल एंड मोबाइल डिवाइसेस, रेस्ट ऑल द थिंग्स आर सेम. अब बिना दिमाग लगाए कुछ बातें लिख लो बस. बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कस्टमर, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गवर्नमेंट एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेलर. इसमें अब बार बार ये बात ही नहीं है एम कॉमर्स और ई कॉमर्स वाली. ये हमने सिर्फ एक शब्द कभी अगर दिख गया तो परेशानी नहीं हो बस. चलिए आप चाहे तो ऐसा भी लिख लो, बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स स्ट्रोक एम कॉमर्स. ए इज फ्रॉम कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू. What is the difference between time saving and convenience? मान लो अगर मैं दो पॉइंट्स लिखूं, पहला कन्वीनियंस और दूसरा टाइम सेविंग, दोनों में अंतर क्या है? कन्वीनियंस का मतलब मैं जहां बैठी हूं जब मर्जी आए तब, और टाइम सेविंग का मतलब है कि मुझे बाहर नहीं जाना पड़ेगा, टाइम बचेगा. ठीक है, तो दोनों अलग अलग बातें हैं. और अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो एक अवॉइड भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है. टाइम सेविंग्स क्या, इसको इलैबोरेट कर दूं एक एक लाइन में? ठीक है. बायर्स और सेलर्स, यहां पे तो मेन कौन है? बायर के पर्सपेक्टिव से ही बात करते हैं. बायर कैन परचेज the goods whenever desired without wasting the commutation time. commutation time का मतलब आने जाने का समय बचा सकता है वो. दूसरा ऑप्शंस अवेलेबिलिटी. E-commerce allows number of options from number of sellers which makes the purchase profitable. आप भी ये काम करते हैं कि मिंत्रा पे इतने का मिल रहा है, ईबे पे इतने का मिल रहा है, या अमेजोन पे इतने का, ये जो भी है डिस्काउंट्स पॉलिसी. ई कॉमर्स usually provides attractive discounts and deals to retain the customers than traditional business. Number 4 is anytime access. E-commerce can be accessed at any time without any restrictions.
which makes the purchasing easy. Easy to find reviews. आज के दिन ई कॉमर्स से सामान खरीदने का ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जो भी सामान हम देखते हैं उससे पहले पढ़ते हैं उसके जो रिव्यूज़ हैं, कस्टमर रिव्यूज़ की, जो लोग एक्चुअली उसको यूज़ कर रहे हैं वो इस प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचते हैं. Customer reviews are available with the website or app which helps the buyer to select the appropriate product. उसके बाद फ्रॉम सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू, लार्ज मार्केट बिल्कुल. इंक्रीज्ड कस्टमर बेस, seller find the customers from different areas around the territory. Around the globe. Number 2 is अगर इंक्रीज कस्टमर बेस है तो इंक्रीज्ड प्रॉफिट्स और इंक्रीज्ड रेवेन्यू. मोर कस्टमर्स results in more sales and ultimately results in more profits. क्या अगर मैं डिस्काउंट्स रेगुलर देता रहूं तो मुझे रेकरिंग कस्टमर्स मिलते रहेंगे? तो हम कह सकते हैं recurring payments and customers the payments made by the customers may be recurring as the customer can be retained through various discount policies. Number 4 is reduction in costs. E-commerce
E-commerce allows the sellers to reduce the fixed infrastructural costs required to maintain the business. Number 5th is increase in quality. Increase in quality. E-commerce enhances the competition which ultimately encourages the sellers to improve the quality. From गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, दो बातें, रिसोर्सेज और टैक्सेस. ई-कॉमर्स प्रोवाइड्स, अब तो हमें पता है कि ईमेल्स आर ऑल्सो ट्रीटेड एज लीगल डॉक्यूमेंट्स, तो अब तो और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंसी in finding the errors and frauds in the transactions. More transaction leads to more taxes. And third is reduction in the use of ecologically damaged things or materials. मॉर्निंग वाले स्लॉट में सिर्फ एक बात से नहीं, कई सारी बातें अच्छी होती है, लेकिन एक अच्छी बात ये होती है कि आपको पूरा टाइम मिलता है. वरना 10 बजे की क्लास में सर 10 बजे तो क्लास छोड़ेंगे, उसके बाद अब आपका मुंह देख के ऐसा लगे कि यार 15 मिनट तो कुछ खा ही लेते हम, या ऐसा टाइप का कुछ, तो बात चल जाएगी 10:15, 10:20 पे. उसके बाद ये टेंशन है कि RMS सर 12 बजे का मतलब 12:05 के अंदर क्लास में, तो आपको हीरो कहाँ, मेरी क्लास चल रही है अभी. हाँ, तो ऐसा लगता है 10 मिनट पहले छोड़ दो कि तुम फिर कुछ खा लो. तो अल्टीमेटली आधा घंटा नुकसान हो जाता है, फिर क्लासेस बढ़ जाती हैं फालतू की. हाँ जी, आज बात शुरू की थी कंट्रोलिंग मॉड्यूल से. उन्होंने कहा ऐसा है कि चीजों को इवैल्यूएट करना, मॉनिटर करना, कोऑर्डिनेट करना, सारी चीजों को 2 बातों में डिवाइड करके, कॉस्ट एलिमेंट्स एंड रेवेन्यू एलिमेंट्स. फिर बात आई प्रोजेक्ट की, मैंने आपको सिखाया देखो PPP, दैट इज प्लानिंग,
प्रोग्रामिंग एंड देन प्रोजेक्ट। तो टेम्पलेट्स, क्रिएशन ऑफ प्रोजेक्ट, प्लानिंग, बजट्स एंड रिलीज एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड कंप्लीशन। उसके बाद customer relationship management is a communication between the customer and the management in order to satisfy the customer by making communication। देखो communication का मतलब उनकी बातें सुनो, उनको जवाब दो, उससे आपको कई फायदे होने दे। आपका सेल बढ़ रहा है, आपका कस्टमर का सेटिस्फैक्शन बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रही है, ऑप्टिमम मार्केटिंग हो रही है और बेटर इंटरनल कोऑर्डिनेशन भी हो रहा है। उसके बाद प्लांट मेंटेनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड बातें। तो अगर आप ये शब्द अगर उस वक्त याद रह जाए तो लिख देना, वरना कोई बात नहीं। लेआउट, प्लांट लेआउट्स एंड प्लांट फैसिलिटीज। उसके बाद वी हैव सीन डेटा वेयरहाउस। डेटा वेयरहाउस इज अ कलेक्शन ऑफ वेरियस डेटाबेसेस, जो कहता है कि भाई यूजर तुम जब चाहे जब इसको एक्सेस कर लेना, लेकिन कौन सा यूजर? ऑथराइज्ड यूजर। और जब तुम्हारी मर्जी हो तो स्टोर डेटा में से तुम्हें जो चाहिए उसे एक्सट्रैक्ट करना, अपने हिसाब से मोल्ड करना और जहां मर्जी आए वहां यूज कर लेना। दैट इज ETL। और फिर हमने डेटा वेयर हाउसिंग की एक डेफिनेशन लिखी कि वो कहां से शुरू होता है? जब से डेटा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है और जब तक हम उससे टाइमली लोगों तक पहुंचाते रहते हैं, वो प्रोसेस कहलाता है डेटा वेयर हाउसिंग। फिर ये बात आई ई कॉमर्स, एम कॉमर्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की। तो अभी तक इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का तो कुछ नहीं देखा है। क्या बातें आई? डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली विद द यूज ऑफ इंटरनेट इज ई कॉमर्स विद द यूज ऑफ पोर्टेबल डिवाइसेस एंड कॉमर्स। फिर हमें पता चल गया द डिफरेंसेस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड ई कॉमर्स बिजनेस। तो हमने यहाँ पे एक नया शब्द सीखा है, स्क्रीन टू फेस इंटरैक्शन। दैट इज मेरे सामने जो होगा उसी से तो बात करेंगे। मेरे सामने कौन है? मेरे सामने स्क्रीन है। अच्छा, और एक बात मैंने आपसे कहा था कि आपको कल तक का वेट करना होगा, उसके बाद हम इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की तरफ जाएंगे। लेकिन ये मेरे ऊपर है, मैं और इवेल्युएट करूंगी चीजों को। अगर मुझे लगा तो हो सकता है हम कल ही पहले इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज देखें, उसके बाद देखें कि व्हाट आर द प्रोसीजर फॉर ई कॉमर्स। ये सारी बातें बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन जो मुश्किल है वो मुश्किल है इमर्जिंग वो भी मुश्किल नहीं है, नया है, सिर्फ बहुत ज्यादा नया है। तो कल 2-3 दिन की क्लास आपको बहुत ज्यादा ध्यान से सुननी है। तो चलिए देन विल मीट एट 2:30 राइट।